मान लीजिए एक कमरे में 20 आदमी हो, एक आदमी के पास 100 करोड़ रुपया हो और बाकी लोगों के पास 10,000 रुपया हो और सबका औसत निकाला जाए तो सबके पास करोड़ों रुपया हो जाएगा, लेकिन वह तो प्रगति नहीं है। कुछ जीडीपी का हिसाब इसी तरह से होता है। आप देख रहे हैं केवल सच। मैं एक ऐसे शख्सियत के से आप सबों को मैं परिचय करवाने जा रहा हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी समाज के हित के लिए, जनता के हित के लिए इन्होंने समर्पण कर दिया। बिहार ही नहीं, झारखंड में भी इनकी तूती बोलती थी। राष्ट्रीय जनता दल, जदयू जैसे कई सामाजिक कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़कर विधानसभा, विधान परिषद में भी इन्होंने अपनी पहुंच बनाई और सदैव विधानसभा, विधान परिषद में नहीं रहने के बाद भी जनता के मौलिक मुद्दों को बराबर उठाते रहे हैं। ये है श्री परम आदरणीय गौतम सागर राणा जी। आज मुझे सौभाग्य हुआ कि मैं हजारीबाग आया और आदरणीय गौतम सागर राणा जी से मुझे मिलने का सौभाग्य हुआ। लगा कि कैसे प्रकाश पुंज का भी मैं एक इंटरव्यू लूं, जो हमारे गुरु के रूप में भी रहे होंगे, इनका हम लोगों का भी मार्गदर्शन मिला होगा। मैं आदरणीय गौतम सागर राणा जी से मैं इनके पृष्ठभूमि की ले जाना चाहता हूं, जिन्होंने इतने लंबे संघर्ष के बाद भी, आज इस उम्र में रहने के बाद भी सदैव जनता के हितों के लिए सदैव समर्पित रहे हैं। मैं भैया से पहले जानकारी, आपका विशेष परिचय मैं आप लोगों से मैं करवाना चाह रहा हूं। केवल सच प्रेस में आपका स्वागत है भैया, अभिनंदन है, और अपने बारे में थोड़ा सभी को बताने का कृपा कीजिए। बहुत धन्यवाद। मैं एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूँ। 1974 में जेपी आंदोलन का एक सक्रिय सदस्य रहा और मीसा बंदी था मैं। भारतवर्ष में जब मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री हो गए उसके बाद मैं छूटा और उस समय पूरी इमरजेंसी में जेल में था। जेल से निकलने के बाद मुझे बगुदर विधानसभा से टिकट दिया गया और वहाँ से मैं विधायक चुना गया। उस वक्त मेरी उम्र 25 वर्ष के ही लगभग थी और तब से लेकर आज तक मैं सक्रिय हूँ। अपने राजनीतिक यात्रा में मैं 2 बार विधायक रहा, 1 बार विधान परिषद का सदस्य रहा और लंबा मैं नहीं जाना चाहता। झारखंड निर्माण के बाद मैं 3 बार राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष रहा, प्रदेश का जनता दल यूनाइटेड का भी 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा और जब एकीकृत बिहार था तो मैं पर्यावरण समिति का, विधान परिषद का 2 टर्म चेयरपर्सन था, अध्यक्ष था। और इस दरमियान मैंने झारखंड क्षेत्र में यहाँ के ज़मीन के अंदर का मिनरल, ऊपर जो चिमनियाँ धुआं उगलती है, इन सबों का प्रदूषण, नदियों का प्रदूषण आदि का अध्ययन किया। यूरेनियम रेडिएशन से कितना खतरा है इसको मैंने रेखांकित किया, रिपोर्ट बनाया। झरिया भूधसान जो आज धस रहा है कोयला निकालने के लिए, वहाँ अंडरग्राउंड खनन क्षेत्र है, तो वहाँ ज़मीन के अंदर जो आग लगी हुई है उसका अध्ययन किया और रिकमेंड किया कि झरिया को अलग बसाया जाए, नहीं तो झरिया पूरा धंस करके नीचे चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि सद्भावना के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, भ्रष्टाचार के विरोध में अध्यक्ष रहते हुए झारखंड के लगभग 215 प्रखंडों की यात्रा मैंने की और लगभग मैं समझता हूँ कि करीब 700-750 छोटी बड़ी सभाएं, नुक्कड़ मीटिंग करके जनता को जागरूक करने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं और अभी भी झारखंड में हम लगातार प्रयत्नशील हैं। बड़का गांव जो अभी एशिया का बड़ा खनन क्षेत्र है, वहाँ की समस्याओं को लेकर के मैं, वहाँ लोगों का आंदोलन था, उस आंदोलन का मैं एक सक्रिय भागीदारी रहा हूँ। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है और जितना मैंने कुछ कहा उसका सार संक्षेप यह है कि मैं एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज भी झरिया में
जिस तरह से आग जल रही है, पूरा झरिया जल रहा है, आखिर क्यों नहीं कोई सरकार इसके ऊपर ध्यान देती है? नहीं, एक तो जनता का दबाव है कि झरिया को अलग नहीं ले जाया जाए, लेकिन वहाँ पर जमीन के अंदर बहुत बड़ा बड़ा खो है, अंदर जाके मैंने देखा है। इसलिए अभी तो भारत सरकार की योजना बनी है, इसमें प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में वहाँ झरिया को अलग बसाने का काम शुरू हुआ है। उसके लिए पैसे का भी आवंटन जो है वो किया गया है और मैं समझता हूँ कि इस पर काम प्रारंभ हुआ है। अब कितना दिन में हो यह तो समय बताएगा। कई सरकार बदली, लेकिन जो आज झारखंड का विकास होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि हम जो मौलिक मुद्दा है, गरीबी, लाचारी, जो भ्रष्टाचार कई जिलों में है, इस पर सरकार उतनी गंभीरता से देख रही है? झारखंड एक खनिज इलाका है और दुनिया के जितने भी खनिज इलाके हैं वहाँ के मूल निवासी का भाग्योदय बहुत विलंब से होता है। जो मूल निवासी हैं वो तो निर्धन रह जाते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं, खनन करते हैं, उनकी माली हालत में काफ़ी इजाफा होता है। और चूंकि पैसे का बहुत बड़ा व्यापार है, इसलिए समूचा कानून, समूचा प्रशासन और राजनीति या तो सामने आकर या नेपथ्य के उनके साथ मिल जाती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह भी है कि जो छोटे बड़े नेता होते हैं वह भी कंपनियों से प्रभावित होते हैं और अनैतिक नेतृत्व से, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि नैतिक नेतृत्व हो। आज आप जिस मीटिंग में आए उसके नेता राजगोपाल जी हैं, वो एक गांधीयन आदमी, मैं उनसे प्रभावित हूँ और वो एक नैतिकवान आदमी है। उनकी नैतिकता ही पूरे देश में उनके संगठन को खड़ा किया है। तो आज नैतिकता सिद्धांत की बहुत बड़ी कमी हो गई है समाज में और विकास की अवधारणा ही पूरी तरह से उलट गई, जिसका कारण ये है कि 1% आबादी के पास 70% आबादी का जितना धन संपदा है वो 1% लोगों के पास है। तो ये जो विकास चल रहा है इसमें कुछ लोग हिंदुस्तान के विश्व के खरबपतियों में उनका नाम शुमार हो रहा है।